एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस की यहाँ पे जो 500 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर सीरीज है इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। और आज हमारा डे 4, ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज है उसमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साइंस के पेपर सेट जो है वो डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको साइंस की कंटेंट का जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के ये 500 क्वेश्चन की सीरीज तो ऑलरेडी चली रही है, जिसमें आपके ओवरऑल यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। अगर आप कंटेंट का सेक्शन यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होता है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का कंटेंट भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सके, वो भी कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पे, जिसको आप यहाँ पे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डे आपकी क्लासेस जो है वो डिले होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में उस पर्टिकुलर दिन के बारे में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो देखिए, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस इवनिंग में रिकॉर्डेड मैनर में यहाँ पे शेयर होती हैं, जिसका लिंक आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे शेयर करती हूँ। और ऑलरेडी 10+ क्लासेस हम लोगों ने कर ली हैं, जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे साइंस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सीरीज आप यहाँ पे देख रहे हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं डे वाइज आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर करती हूँ, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के, 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 10 क्वेश्चन आपकी पैडागोजी के होते हैं। जिस तरीके से आपके पेपर में ये कंटेंट पूछा जाता है, ताकि आप लोगों की तैयारी भी उसी तरीके से हो सके। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन में या फिर इस सीरीज में आप लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो आप लोगों की परेशानी है कि पेपर 2 साइंस मैथ्स का कंटेंट आप लोगों को कम देखने को मिलता है यूट्यूब में, इस परेशानी को मैं कोशिश करूंगी कि पूरी तरीके से यहाँ पे दूर कर सकूं। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ डे 4 यहाँ पे शुरू करती हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सके। अब चलिए, आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ, और आज के सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 2 साइंस सीटेट में हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसके अंदर ये बोल रखा है कि संसार में पाया जाने वाला जो सबसे लंबे सर्प हैं वो कौन से हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट स्नेक जो हैं वर्ल्ड में जो फाउंड होते हैं उनमें से कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वाइपर, इसके अलावा अगला है एनाकोंडा, अगला है यहाँ पे बोआ, अगला है जालीदार अजगर, जिसे आप रेटिकुलेटेड पाइथन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नॉलेज जो है ये आपकी यहाँ फैक्ट बेस होती है, जो कि आपको यहाँ पता होनी चाहिए। यहाँ वर्ल्ड में पाए जाने वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक है, यानी कि संसार में पाया जाने वाला जो सबसे लंबा सर्प है, वह है जालीदार अजगर, जिसे आप रेटिकुलेट पाइथन के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था तो बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर में डाउट था तो अपने नोट्स में अलग से स्टार मार्क करके इस चीज़ को नोट करिएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, यानी कि योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। योगा से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए, यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, यह एक आसान व्यायाम है। तो देखिए, एक सिंपल एक्सरसाइज है, इस वजह से हम इसे नहीं करते। इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की हेल्थ को बेनिफिट होता है, इस वजह से करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। इसके अलावा है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यानी कि इट कीप्स पीपल हेल्दी। बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बाकी जरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इंक्रीज हंगर। अगर देखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको भूख भी लगेगी, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं करता। इसके अलावा यह खुशियाँ लाता है, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप हैप्पी भी होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल बेस्ट आंसर है। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया। और ये जो आपके इन्वेंशन है, यानी कि वैक्सीन वगैरह के, ये आपको क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉ करके एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर में पढ़िएगा। अलग अलग साइंटिस्ट के नेम हमें यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें से हम लोगों को ये भी मेंशन किया गया है कि हमारा जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये एडवर्ड जेनर के थ्रू किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। इनमें से किसका उपयोग हम यहाँ पे परिरक्षक के रूप में करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर चैप्टर में मिलेगा। तो देखिए एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस में पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है कॉपर सल्फेट, इसके अलावा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, अगला है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि एक परिरक्षक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ रखा है कि यीस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है अल्कोहल, अगला है कर्ड यानी कि दही, अगला है चीनी यानी कि शुगर, या फिर यहाँ पे ये कॉमन जो सॉल्ट होता है यानी कि साधारण नमक। तो देखिए यीस्ट जो है ये अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी ये आपको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर से मिलेगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक ही चैप्टर से मिल रहे हैं, तो एक एक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट आप यहाँ सॉल्व कर पाओ। अब क्वेश्चन नंबर 66 मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर हम लोगों से सेल चैप्टर से रिलेटेड आपको एक मैज द फॉलोइंग टाइप पूछ रखा है। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका संबंध जो है वो किससे है, एटीपी से है, तो राइबोसोम का संबंध किससे होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमारे सेल को हर तरीके की सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी की जो करेंसी यहाँ पे हमारी है वो क्या है, एटीपी, जिसे आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से इस तरीके से संबंध रखता है। इसी तरीके से जो राइबोसोम है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है यहाँ पे प्रोटीन से है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक सिंपल पेंडुलम यानी कि एक सरल लोलक यहाँ पे दे रखा है, जिसकी जो आवृत्ति है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितने दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2 हर्ट्ज। और यहाँ पे बोल रखा है कि ये कितने टाइम यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा, ये कितने बार ये दोलन करेगा, और वो भी कितने में, यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है हमें, यहाँ 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में कितने बार ये ऑसिलेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं दे रखा है इसलिए एक्स ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी कितने दे रखी है, 2 हर्ट्ज दे रखी है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी कि कितने बार दोलन कर रहा है वो आपको निकालना है। टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 16 सेकेंड। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 2 × 16। 2 × 16 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा 32, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिस क्वेश्चन में बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इट इफ इट कीप इन वायर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला है सोडियम, अगला है मैग्नीशियम, अगला है जिंक, अगला है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पता होने चाहिए। अगर हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देखें तो सबसे पहला होता है पोटेशियम, फिर होता है यहाँ पे सोडियम, और इन दोनों को केरोसिन बॉटल के अंदर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये हवा से भी रिएक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें पोटेशियम नहीं दे रखा, इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि जो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। अब ये जो है ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है,
ये जो टॉपिक है ये मैंने आप लोगों के साथ एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं। इसको आप यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि न्यूट्रलाइजेशन में यहाँ पर मदद करता है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर लेता है। और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसे हम प्रति अम्ल के नाम से जानते हैं, इसे हम एंट एसिड के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विथ पॉप साउंड। और ये भी मैंने आप लोगों के साथ एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट की जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैंने आप लोगों के साथ मंडे वेंसडे फ्राइडे जो है वो कंटेंट की सीरीज़ भी यहाँ पे शुरू की है, जिसके अंदर मैं टॉपिक वाइज कंटेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रीवियस ईयर। और ये एक अलग से सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी गैस यहाँ पे जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है, अगर कोई भी मेटल जो है एसिड के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए अगर आप एक बर्निंग कैंडल इसके पास ले आओ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पॉप साउंड जो है रिलीज होगी। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सी असंपर्क बल का उदाहरण है। तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट होती है जिसमें दो चीज़ें टच ना हो। और अगर आप मस्कुलर फोर्स की बात करें, अगर आप पेशीय बल की बात करें, इसमें चीज़ें टच होती हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बिना टच करे हमें अट्रैक्ट करती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे होगा। इसके अलावा जो चुंबकीय बल है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट भी दो मैग्नेट एक दूसरे को बिना टच करे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे तब होगा जब यहाँ पे थर्ड लिखा होगा। अगर आप सीटेट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको यहाँ जो ये वाला पेपर है 2018 का, उसकी आंसर की में हम लोगों को इस क्वेश्चन में करेक्शन बता रखा है कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और जिन भी कैंडिडेट ने ये पेपर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से थे, उन सभी को इस क्वेश्चन में मार्क्स मिला था, क्योंकि क्वेश्चन में ही एरर था। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होना चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस क्वेश्चन में बोल रखा है डायबिटीज इज कंट्रोल बाय डैश हार्मोन। डायबिटीज जो रोग है ये किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन में आप लोगों के सामने यहाँ पे थायरॉक्सिन, इसके अलावा एड्रेनल या फिर इंसुलिन या फिर यहाँ पे थाइमोसिन। डायबिटीज़ के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। और ये दिक्कत कब होती है, जब हमारा जो पैनक्रियास होता है वे यहाँ पे सही मात्रा में इंसुलिन को रिलीज़ नहीं करता, तब जाके डायबिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उनका पेनक्रियास सही से इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रहा, तो इंसुलिन की इंजेक्शन उनके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास सिक्रीट करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो केरोसिन पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा सीएनजी नहीं होता। सीएनजी जो होता है पेट्रोलियम के ऊपर फ्लोट करता है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। इसके अलावा पैराफिन वैक्स जो होता है ये इसका प्रोडक्ट होता है। और ब्यूटामीन जो होता है रोड को सॉफ्टनिंग में काम कर आता है, वो भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो जिसे आप सीएनजी के नाम से भी जानते हो। ये जो है
ये आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, और क्योंकि आपको पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ढूंढना था इसी वजह से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ। जो रेड डाटा बुक होता है इसमें किस तरीके के रिकॉर्ड को यहाँ पे रखा जाता है। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है एक ऐसी रिकॉर्ड बुक होती है जिसके अंदर ऐसे आपके जनजाति या ऐसे स्पीसीज जो कि यहाँ पे संकट में है, यानी कि जो खत्म होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं, उनकी जानकारी रखी जाती है ताकि हम उनको बचा सकें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है किसमें, रेड डेटा बुक के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है वाई आर द सोल ऑफ द शूज थ्रेडेड, यानी कि जूतों की जो सोल होती है वे असमतल क्यों होती है। और ऑप्शन दे रखा है कि जूतों को मजबूती देती है, यानी कि शूज़ को प्रोटेक्शन देती है, या फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है उसको ये कम करती है या फ्रिक्शन को बढ़ाती है, या फिर जूतों के जीवन काल को बढ़ाती है, यानी कि ये काफ़ी लंबे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जूतों की जो सोल होती है वो इस तरीके से होती है, और ये किस काम आती है। ये एक तरीके से ग्रिप बनाने के काम आती है। अगर यहाँ पर जूतों की जो सोल है वो असमतल नहीं होगी तो जो व्यक्ति उस जूते को पहनेगा वो स्लिप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का काम कर रहे हैं ताकि जो व्यक्ति उसे पहनेगा, जो भी पर्सन उसे वेयर करेगा, वो स्लिप ना करे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके से अपोजिंग या रजिस्टिंग फोर्स है जो कि हम लोगों को स्लाइड या फिर रोल नहीं होने देता। तो बेसिकली स्लिप ना होने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के शूज़ पहनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सारिका क्या कर रही है। सारिका यहाँ पे डिस्टिल वाटर यहाँ पे ले रही है, यानी कि आसूत जल वो एक बॉटल के ऊपर ले रही है, बॉटल के अंदर ले रही है, और उसमें वो क्या देखने की कोशिश कर रही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कि ये विद्युत का यहाँ पे सुचालक है या नहीं है, उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रही है। तो उसे क्या चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट होगी, तो यहाँ पे बोल रखा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एक इंसुलेटर है, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो इंसुलेटर होता है वे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि दो तरीके के हमारे मटेरियल होते हैं, या तो कंडक्टर होता है या तो इंसुलेटर होता है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, या फिर नन ऑफ अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं डिस्टिल वाटर की बात करूँ तो डिस्टिल वाटर जो है अपने आप ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट अगर हम इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस देख लें, यानी कि इसमें कुछ सॉल्ट वगैरह ऐड कर ले हल्का फुल्का भी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हम डिस्टिल वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें मिला सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, बट हाल फिलहाल में अगर हम डिस्टिल वाटर को चेक करें, यानी कि आसू जल को अगर हम देखें कि ये विद्युत का सुचालक है या नहीं है, तो अभी ये एक पुअर कंडक्टर है और ये एक कमज़ोर चालक है। विद्युत का एक कमज़ोर चालक है, पर अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये एक गुड कंडक्टर भी यहाँ पे बन जाएगा। तो हम इंसुलेटर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में बोलेंगे ये विद्युत का कमज़ोर चालक है, यानी कि एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और यहाँ पे हमें दे रखा है देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोगों की इलेक्ट्रिक सर्किट में एक मिनिमम लिमिट होती है जिसमें यहाँ पे सेफली करंट जो है फ्लो कर सके। मिनिमम लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो ये वाला ऑप्शन अभी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। अगले ऑप्शन में बोल रखा है देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो। अब यहाँ पे बोल रखा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक अधिकतम सीमा होती है। ये कहीं ना कहीं सही है, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि फ्यूज़ जो होता है हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपनी जो सर्किट होती है, जो विद्युत होती है, उसे यहाँ पे भवनों में लगाना चाहिए, यानी कि सर्किट को लगाना चाहिए। सर्किट एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम लोगों को इंसर्ट करना ही चाहिए। और क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ़ करंट इज़
मोर देन अ सेफ लिमिट, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक प्रॉपर अगर हम फ्यूज़ को लगाएं, यानी कि यदि किसी परिपथ में उपयुक्त फ्यूज़ को यहाँ पे लगाया जाए तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो खुद बुझ जाएगा, यहाँ पे खुद उड़ जाएगा या फिर एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर यहाँ पे सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा जो है प्रवाह होती है। तो ये भी यहाँ पे सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन को ढूंढना है तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोर लाइकली अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे चक्रवात जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का 2015 में भी आया हुआ है, फिर 2018 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस भी यही थे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरी है, जो कि अगर आप यहाँ इंडिया के मैप में देखते हो तो ये आपका ईस्ट साइड यहाँ पे पड़ता है और ईस्ट साइड में यहाँ पे ये जो जगह है पूरी, इस जगह पर जो साइक्लोन्स होते हैं ये मोस्टली ये जगह अफेक्टेड होती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर बिकॉज, यानी कि जो पृथ्वी में जो ऋतुएं बदलती हैं ये किस वजह से यहाँ पे बदलती हैं, हम लोगों से पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग सोशल साइंस की जो बुक है उसको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ज्योग्राफी का आपको चैप्टर मिलेगा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करके। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, कि यहाँ पे बोल रखा है कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ सीजन में चेंज होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें से पहला और चौथा ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो हमारे अर्थ का रोटेशन है वो अपने एक्सिस में परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, लंबवत नहीं है। इसके अलावा पैरेलल यानी कि समानांतर भी नहीं है, जबकि ये थोड़ा टिल्ड होता है और इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन होती हैं, उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और आपने मोस्टली देखा होगा कि आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ हम लोगों के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको यूजुअली एक एक मैच द फॉलोइंग तो देखने को मिल ही जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमें टर्म्स दे रखे हैं और ये बता रखा है उनके कोई ना कोई कैरेक्टर हम लोगों को एक साइड यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे क्नोपी, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे डिकम्पोजर, फिर ह्यूमस और उसके अलावा यहाँ पे साही, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे हम लोगों को ये दे रखे हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा। तो देखिए ये जो क्नोपी ट्री होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, इनके जो ब्रांचेस होती हैं काफ़ी टॉल होती हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ फोर्थ जो है ये करेक्ट होना चाहिए और फर्स्ट का फोर्थ जो है ये आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन में सही मिल रहा है, वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसे और क्रॉस चेक करें तो देखिए डीकम्पोजर क्या होता है, डीकम्पोजर खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बी का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होता है ये यहाँ पे डेड प्लांट और एनिमल के टिश्यू होते हैं, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट होगा और जो कि आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में ही मिलेगा। तो इस तरीके से जो मैच द फॉलोइंग है, अगर उसमें एक या दो टर्म भी आपको पता है तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। इसके अलावा अब आपके जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे पैडागोजी के स्टार्ट होते हैं। तो चलिए पैडागोजी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम पैडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए पैडागोजी का जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है इसमें से बोल रखा है व्हाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों यहाँ पे ज़रूरी है, जो यहाँ पे रचनात्मक आकलन होता है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बोल रखा है ये आसान है कंडक्ट करने में, यह लाने में आसान है, तो ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया, तो ये यहाँ पे हम नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आता है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सीधा असेसमेंट को, आकलन को लिंक नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा। इसके अलावा ये निदानात्मक है यानी कि डायग्नोस्टिक है। जब आप यहाँ पे रचनात्मक आकलन करोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे, बच्चे की गलतियाँ आपको पता चलेगी तो उसको आप पहचान पाओगे, इसीलिए हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और अगला है इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस।
नॉट इवन साइंस, आप स्टूडेंट को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे फॉर्मेटिव असेसमेंट से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में जो विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, हम लोगों को ये पूछ रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है ताकि बच्चे को हम हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर सके। तो सिर्फ हम उच्च शिक्षा या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ना सोच के हमें अभी के लिए भी बच्चों को यहाँ पे तैयार करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन उतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। अब सेकेंड ऑप्शन में तो अच्छे अंक की बात की गई, तो वो तो रट्टा मार के भी बच्चा कर सकता है, तो साइंस फेयर की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन है ताकि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ सके, बच्चा सर्जन बन सके, बच्चा यहाँ पे प्रयोग कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, जो सबसे पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। अगले ऑप्शन में यहाँ पे हम इवैल्यूएट कर सकें, बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें मूल्यांकन कर सके। तो कभी कभार हर चीज़ हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस या फिर एक असेसमेंट के लिए हम नहीं करते, बच्चों की नॉलेज, बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन सा आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हो। इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रखा है। सबसे पहला है क्लेरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, यानी कि अवधारणा को स्पष्ट करना। एज अ टीचर आप ये करोगे तो इसको होल्ड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है शो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा के शिक्षण हेतु जो नीतियों का उपयोग आप यहाँ पे दिखाओगे, तो ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। यहाँ पे बोल रखा है आप अलग अलग परियोजना, अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे दोगे, गिव, ताकि बच्चे उस चीज़ को सीखें। तो देखिए प्रोजेक्ट देने से यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे आप डेवलप नहीं कर पाओगे सिर्फ प्रोजेक्ट देने से। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। अगर बच्चे को आप उस कॉन्सेप्ट के अंदर घुसाना चाहते हो ना कहीं एक्टिविटी और बच्चे को इन्वॉल्व आपको करना होगा, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में बोल रखा है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ 3 से 4 पेपर सेट डिस्कस किए। अगर आपने ईमानदारी से हर पेपर सेट को किया होगा तो आपको हर पेपर सेट के अंदर एक तो नेचर ऑफ साइंस का क्वेश्चन और एक NCF 2005 का क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे NCF 2005 का यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ, यानी कि जो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है ये जीवन के प्रति सत्य होती है, ये विद्यार्थी के प्रति भी सत्य होती है, ये विज्ञान के प्रति भी सत्य होती है, और साथ ही साथ ये हमारे जीवन के प्रति भी सत्य होती है, यानी कि ट्रू टू लाइफ होती है, ट्रू टू चिल्ड्रन होती है, ट्रू टू साइंस होती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लाइफ के साथ कनेक्ट करें, हम ऐसी इमेजिनेटिव चीज़ें सिर्फ पढ़ा के ना छोड़ दें जिसका कोई यूज़ ना हो। अब इस तरीके से बच्चा खुद परेशान हो जाएगा कि इसका मैं कहाँ यूज़ करूँ। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है कि बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चा वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सके, वर्ल्ड के साथ साइंस को कनेक्ट कर सके, और सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, आपको सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें बच्चा अपने कार्य को जीवन के साथ यहाँ पे, दुनिया के साथ यहाँ पे जोड़ सकता है। बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट है अपनी अपनी जगह, बट यहाँ पे गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ जो है पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? ओपन माइंडेडनेस, यानी कि खुला मस्तिष्क बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड होंगे तो आप मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल आंसर ढूंढ पाओगे। तो नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना है, इस वजह से ये तो नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट वाले को देखना था। इसके अलावा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, उत्सुकता होगी आपके अंदर, तो नेगेटिव है, तो हमें ये भी नहीं लिखना। ऑब्जेक्टिविटी आप रखोगे, यानी कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठता रखोगे, तो ये भी सही है क्योंकि आपको नहीं वाले ऑप्शन को देखना है। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि हैरी वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, यानी कि कक्षा 6 के विद्यार्थी को वो घूर्णन गति पढ़ाना चाह रहा है। तो कौन सी तरीका यहाँ पे बेस्ट होगा?
तो जहाँ पर एक्टिविटी आ जाए, जहाँ पे गतिविधि आ जाए, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ टीचिंग साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा जो विज्ञान अधिगम है इसके लिए एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर आप सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इसमें ईमानदारी हो गया, अखंडता हो गया, सहयोग हो गया, इन सभी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हो। और ऐसा ऑप्शन जिसमें कई सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए, वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। बाकी साइंस की नॉलेज लेना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसके अलावा अपनी कलीग्स के साथ इंफॉर्मेशन को फॉलो करना, वो सही है, बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 88 है कि जो यहाँ पे हम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन करते हैं, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, फॉर्मेटिव समेटिव तो इसके पार्ट होते हैं, यानी कि अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। पर कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूटीन में उन्हें एक्टिविटी कराएंगे, हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि वो किसी चीज़ का यहाँ पे अभ्यास कराएंगे कि वो उस चीज़ को सीख सके, उस चीज़ का अधिगम कर सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे रह गए। क्वेश्चन नंबर 89 जो कि आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी जब हम यहाँ पे लिंक ढूंढते हैं, जब हम यहाँ पे सिमिलैरिटी देखते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन नंबर 89 और 90 का क्या आंसर है, और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।